Hello students. So today we are going to start with the basic concept of units. Okay? Now मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है यूनिट हम लोग को क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई ए फिजिकल क्वांटिटी. इफ आई से 10 देन इट इज जस्ट ए न्यूमेरिक वैल्यू, बट व्हेन आई विल से 10 kg, जब मैं यूनिट यूज करूंगा तब क्या होगा, मुझको मालूम पड़ेगा ओके आई एम सेइंग अबाउट मास. 10 मीटर सो आई एम सेइंग अबाउट डिस्टेंस. 10 सेकेंड सो आई एम सेइंग अबाउट टाइम. तो जब मैं वहां पे एक यूनिट यूज करूंगा तो यूनिट उससे मुझको एक फायदा क्या होगा, मुझको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा द फिजिकल क्वांटिटी. ओके नाउ जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों के पास दो तरह का था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज. सिमिलरली यूनिट्स भी दो तरह का होता है. एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है डेराइव यूनिट. फंडामेंटल यूनिट मतलब जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सब का यूनिट, एंड ये फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके जब हम लोग किसी दूसरे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट. ओके फॉर एग्जांपल देखो अभी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, है कि नहीं. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. लेकिन न्यूटन हम किसको बोलते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. तो मास के लिए क्या होता है केजी और एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्चुअली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही एक साथ क्या बोलता है, न्यूटन. दैट मीन्स फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझको केजी मीटर और सेकेंड का हेल्प चाहिए. तो ये न्यूटन क्या हो गया, ये हो गया डेराइव्ड यूनिट. एंड ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये केजी, ये मीटर और ये सेकेंड, ये सब क्या है, बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट. इतना तो हम लोगों ने समझ ही लिया है पहले का क्लासेस में भी, है कि नहीं. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें मेजरमेंट होता है. ओके तो सबसे पहला सिस्टम हो गया हम लोगों के पास सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर्ड होता है, जो मास है वो ग्राम में मेजर्ड होता है, एंड जो टाइम है वो सेकंड में मेजर होता है. जब हम लोग मास को सेंटीमीटर लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम. फिर हम लोग के पास है एफपीएस सिस्टम. यहां पे जो लेंथ है वो फुट में मेजर होता है, जो मास है वो पाउंड में मेजर होता है, एंड जो टाइम है वो सेम सेकंड में मेजर होता है. ठीक है. फिर थर्ड हम लोग के पास है एमकेएस सिस्टम. एमकेएस सिस्टम क्या होता है, यहां पे जो लेंथ है वो मीटर में मेजर होता है, जो मास है वो केजी में मेजर होता है, और जो टाइम है वो सेम रहेगा, सेकंड में मेजर होता है. ओके नाउ ये जो सीजीएस और एमकेएस है इसको हम लोग अभी भी यूज करते हैं. एफपीएस सिस्टम का अभी इतना ज्यादा यूज नहीं है. ठीक है. और ये सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन, उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, जो कि हम लोग अभी सबसे ज्यादा यूज करते हैं. ये सीजीएस और एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है एसआई सिस्टम. ये एसआई सिस्टम क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है. ओके सो एसआई सिस्टम में हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है, हम लोग के पास 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसका यूनिट केजी, फिर सेकेंड, फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन, वो सब हो गया एसआई सिस्टम का यूनिट. ठीक है. सॉरी अगेन. Apart from the 7 fundamental quantities, ये मैंने डायमेंशन वाला चैप्टर में समझा के रखा है कि नहीं. जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका जो यूनिट है वो सातों क्या है, एसआई यूनिट. अपार्ट फ्रॉम दैट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव आल्सो 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज. ये 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज क्या क्या था, पहला था हम लोग के पास
प्लेन एंगल जिसका एसआई यूनिट क्या है, रेडियन, है कि नहीं। और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या था हम लोग के पास, सॉलिड एंगल, जिसका एसआई यूनिट क्या था, स्टेरेडियन। ओके, नाउ अभी तक तुम लोगों ने जितना भी मेजरमेंट किया है एंगल का, ज्यादातर तुम लोगों ने उसको डिग्री में एक्सप्रेस किया है, तुम लोगों को डिग्री का कॉन्सेप्ट भी मालूम है। लेकिन अगर ये रेडियन और का कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर ये थोड़ा जान लोगे तो एक्चुअली फिजिक्स में तुम लोग को बाद में जाके ये हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, उतना कुछ है नहीं हम लोग उतना कुछ देखने वाला यहाँ पे अभी। तो पकड़ लो, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। अब ये तो मैं तुमको बोलूंगा ये एंगल कितना है, तो तुम बोलोगे ये तो 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, ये तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है। ये वन कंप्लीट रोटेशन कितना है, तो तुम बोलोगे ये तो 360 डिग्री है कि नहीं। तो ये पकड़ लो एक सर्कुलर पाथ है, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ यहां पे मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और यहां पे मैंने एक एंडिंग पॉइंट ले लिया। अभी मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ देता हूं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, रेडियस, ऑब्वियसली तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हो रहा है कि नहीं। और ये मैंने एंडिंग पॉइंट को भी जोड़ दिया, तो ये भी क्या है, रेडियस। अभी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो ये है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा सर्कुलर पाथ का एक पार्ट है। We can say this is a part of this circle, है कि नहीं, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क, आर्क ऑफ सर्कल, ARC। यहाँ पे अगर ये एक पार्ट पकड़ोगे ये एक आर्क होगा, यहाँ पे ये एक पार्ट पकड़ोगे ये एक आर्क होगा, तो ये क्या होता है, ये आर्क है, ठीक है। अभी जैसे ये आर्क का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को यहाँ पे सेंटर पे ज्वाइन कर दोगे तो ये एक एंगल बनाएगा। ये एंगल को हम लोगों ने ले लिया थीटा। अभी जब इस एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस करोगे, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। जैसे ये एंगल को एक्सप्रेस करोगे इन रेडियन, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। मैं ये पूछ लेता हूं, तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल हम लोगों ने क्या लिखा, थीटा, थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस। तो ये जो आर्क है पकड़ लो, इसका लेंथ मैंने ले लिया L, तो इसका आ गया L एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या था, R। सो प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू L बाई R, यूनिट क्या है इसका, रेडियन। ओके, नाउ यहां पे देखो L जो है वो क्या है, डिस्टेंस, तो इसका ये क्या आएगा, तुम्हारा डायमेंशन क्या आएगा, L। और रेडियस भी क्या है, डिस्टेंस ही है मेजरमेंट का, तो ये भी क्या आएगा, L। तो ये L कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो हम लोगों ने देखा था ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, बिकॉज दे आर द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ, सो दे डोंट हैव एनी डायमेंशन बट इट हैज ए यूनिट व्हाट, रेडियन। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। ना देखो प्लेन एंगल जो है ना, ये 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इट इज ए 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तुम लोग को मालूम होगा 1D 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल, हम लोग के पास 3 एक्सिस होता है, XYZ। अगर तीनों एक्सिस का जरूरत हो तो 3 डायमेंशनल। अभी यहाँ पे ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है क्योंकि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ का बात है। लेकिन अभी अगर एक ग्लोब सोच लो, जो ग्लोब आता है ना, अभी अगर यहाँ पे एक ग्लोब फिक्स करोगे तो वो ग्लोब क्या होगा, बोर्ड से बाहर निकला हुआ होगा, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो ये जो 2 डायमेंशनल एंगल का कॉन्सेप्ट है, इसको जब हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं टू 3 डायमेंशनल, तो इसी 3 डायमेंशनल एंगल के कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन एंगल क्लियर हो गया, मैं और थोड़ा समझा देता हूं। अभी देखो, अगर तुम लोगों को 1 रेडियन निकालना हो तो 1 रेडियन क्या होगा, ये L और R अगर इक्वल हो गया, ये L का वैल्यू और R का वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो दोनों कैंसिल होगी, क्या बचेगा 1।
तो हम लोग को क्या मिलेगा 1 रेडियन। मतलब जब ये आर्क का वैल्यू रेडियस के साथ इक्वल हो जाएगा तब हम लोग को जो एंगल मिलेगा उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग अलग टर्म्स, इसके बाद भी बहुत सारा कुछ मिलेगा, वो सब अच्छे से समझा दे रहा हूँ। एज इट इज डेफिनेशन लिखने के लिए ये सब डेफिनेशन तुमको सब चीज का बुक में मिल जाएगा, तो बुक में जो डेफिनेशन है उसी को लिखना। होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैं सब फिजिकल क्वांटिटीज या फिर सब टर्म्स का बात कर रहा हूँ। जब भी कुछ डेफिनेशन लिखना हो, 1 एंगल, 1 स्टेरेडियन, 1 रेडियन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो वो सब का डेफिनेशन जैसा बुक में है वैसा ही लिखना। ठीक है, नाउ यहां पे देखो, हाँ प्लेन एंगल का ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री, है कि नहीं। रेडियन में 1 कंप्लीट सर्कुलर पाथ मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन कितना होता है 2 पाई रेडियन, याद रखना 2 पाई रेडियन। सो 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, तो डिग्री में 360 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन 2 पाई रेडियन। ओके, तो 180 डिग्री कितना होगा, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो इसी को अगर 90 डिग्री को लिखना है तो 90 डिग्री रेडियन में क्या होगा, अभी 180 को मैंने डिवाइड बाय 2 किया, तो पाई को डिवाइड कर दो, पाई बाय 2 रेडियन। तो ये कुछ रिलेशन है, इसको याद रखना। अगर मुझको ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, इसको रेडियन में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। ओके, देख लो इतना तक एक बार। तो आई होप यहां तक क्लियर है। मैंने बोला जब ये 2 डायमेंशनल एंगल के कॉन्सेप्ट को हम लोग 3 डायमेंशन में मूव करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। ना देखो, प्लेन एंगल डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, एक सर्कल लिया, है कि नहीं। अभी एक स्फीयर पकड़ लो, जैसे ये बॉल दिख रहा है, ये स्फीयर पकड़ लो, ठीक है, ये कंप्लीट स्फीयर है। नाउ इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। नाउ इस स्फीयर का कोई भी एक एरिया ले लो, छोटा सा एरिया पकड़ लो। ये स्फीयर का मैं ये एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं, ठीक है, मतलब इसका जो सरफेस है उसमें से मैं एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं यहां पे, ऐसा पकड़ लो, ठीक है। अभी यहां पे एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। अभी ये जो छोटा सा एरिया है इसको मैंने ले लिया ए, इसका अगर हर एक पॉइंट को यहां पे जोड़ दोगे तो देखो इस पॉइंट पे ये एक एंगल बना रहा है। अच्छे से समझो, हाँ, ये एक अभी कैसा सरफेस हो गया, ये देखने में अभी एक कोनिकल सरफेस जैसा हो गया, कोन जैसा हो गया, है कि नहीं। ना ये जो कोन है, ये जहां पे भी ये जो एंगल यहां पे बनाएगा या फिर ये कोनिकल सरफेस का कोई भी, अगर तुम इसको ऐसे देखोगे, पकड़ लो ये एक कोन है और तुम इसको ऐसे देख रहे हो, अंदर से देख रहे हो, तो इसका कोई भी अगर एक एरिया ले लोगे, कोई भी एक एरिया ले लोगे तो वो एरिया इस वाले पॉइंट पे एक 3 डायमेंशनल रीजन को एनक्लोज कर रहा है। 3D रीजन होगा, थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश करो, 3D होगा कि नहीं, ये 3 डायमेंशनल होगा। तो ये जो 3 डायमेंशनल रीजन एनक्लोज हो रहा है यहां पे, ओके, या फिर अगर हम लोग ऐसे बोले, ये जो 3 डायमेंशनल इस पॉइंट पे एक एंगल बना रहा है, इसी 3 डायमेंशनल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सो मैंने क्या बोला, जब 2 डायमेंशनल एंगल के कॉन्सेप्ट को हम लोग शिफ्ट करते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल, उसी 3 डायमेंशनल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। जनरली सॉलिड एंगल जब फॉर्म होता है वो एक कॉनिकल सरफेस जैसा बनाता है। क्लियर। नाउ देखो, हाँ, इसको सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ओमेगा।
बाय द सिंबल ओमेगा। ये तुम लोग को क्लास 10 में मिला था, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल का भी सिंबल होता है। और इसका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, क्योंकि बात समझो, जब हम लोग 2 डायमेंशनल पे था, टू एक्सप्रेस प्लेन एंगल हम लोगों ने क्या किया, जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस को यूज किया। सर्कमफ्रेंस में आर्क मिला ना हम लोगों को। और जब सॉलिड एंगल को यूज करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने सर्कल में एक स्फीयर लिया, और स्फीयर का क्या यूज करेंगे? एरिया यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ये हो गया एरिया डिवाइडेड बाय, नाउ एरिया का ये क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। मुझको मालूम है सॉलिड एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस, तो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा? इट विल बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन, ऐसा। सो व्हाट इज द सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड ऐसा यूनिट इज स्टेरेडियन। ओके, नाउ यहां पे देखो, अगर मैं सॉलिड एंगल ले रहा हूं फॉर ए कंप्लीट स्फीयर, जैसे कि कंप्लीट स्फीयर के लिए एंगल 360 डिग्री, रेडियन में वो हो गया 2 पाई रेडियन। तो अभी सर्कल के लिए एंगल हो गया 360 डिग्री, रेडियन में हो गया 2 पाई रेडियन। तो अभी अगर एक कंप्लीट स्फीयर लोगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, एंड नीचे क्या है? आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4 पाई स्टेरेडियन। तो एक कंप्लीट स्फीयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है? वो बनाता है कितना? 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। और ये सॉलिड एंगल कहां पे बना रहा है? ये स्फीयर कहां पे बना रहा है? एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। यहां पे अगर एक छोटा एरिया ले लोगे और इसके अंदर इसका सेंटर से उसका एंगल पकड़ो, तो ये 3 डायमेंशनल जैसा दिखेगा। उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सो बोर्ड पे देखो, मैंने कुछ नोट्स लिखा हुआ है, मतलब कुछ मेजरमेंट्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको आराम से कॉपी कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, फिर चलो हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, ये सब जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये अलग अलग मैंने प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखा हुआ है, जो कि मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट्स, उसको मैंने लिखा हुआ है। सो प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, अगर हम लोग को स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं? तो देखो, सबसे पहला यूनिट हो गया स्मॉल डिस्टेंस के लिए 1 फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू क्या होता है? 10 to the power -15 मीटर। 10 to the power -15 मीटर, दिख रहा है ना पूरा? सो 1 फर्मी इक्वल टू क्या हो गया? 10 to the power -15 मीटर। फर्मी जनरली हम लोग यूज करते हैं एकदम मतलब छोटा, जैसे कि न्यूक्लियर साइज जो होता है उसके मेजरमेंट के लिए ये यूनिट यूज होता है, फर्मी। इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, फर्मी को फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, ओके। तो 1 फर्मी इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर। देन वी हैव 1 एंगस्ट्रॉम। 1 angstrom equal to 10 to the power -10 meter. Angstrom is generally used for expressing wavelength of light. Then we have 1 nanometer. 1 nanometer equal to 10 to the power -9 meter. ये भी यूज होता है टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये तो हो गया स्मॉल डिस्टेंस। नाउ सम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। पहले क्या हो गया? 1 लाइट ईयर। 1 light year क्या होता है? It is the distance traveled by light in 1 year where in vacuum. The distance traveled by light in 1 year through vacuum is called what? 1 light year. So 1 light year equal to क्या होता है? 9.467 into 10 to the power 15 meter. Then we have 1 astronomical unit, AU, astronomical unit. ये यूनिट यूज होता है एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हेवनली बॉडीज होता है, स्टार हो गया, मून हो गया, प्लैनेट हो गया, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट, तो ये सब में ये यूनिट यूज होता है। लार्ज डिस्टेंस है ना। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 11 meter. Then we have 1 parsec. Now 1 parsec is the largest practical unit used in astronomy. सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट यही है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। ये कितना है? 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। इसका डेफिनेशन आता है कभी, हाँ, व्हाट इज 1 parsec। तो मैंने जैसे बोला, इसका डेफिनेशन बुक में मिल जाएगा, एज इट इज जैसा है वैसा लिख लेना, ठीक है।
समझ लो ये क्या है, इट इज द प्रैक्टिकल लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस हो गया। लेट्स कम बैक टू एरिया। सो वन बर्न, बर्न क्या होता है, छोटा एरिया मेजर करने में यूज होता है। वन बर्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। देन वी हैव 1 acre. Acre and hectare, these are used for measuring large areas. 1 acre equal to 4047 meter square. 1 hectare equal to 10⁴ meter square. Okay? Then let us come to mass. ठीक है, तो ये जनरली मैंने यहाँ पे स्मॉलर मास नहीं लिखा है, मैंने लार्ज मास के लिए लिखा हुआ है। ओके, सो 1 ton इक्वल टू 1000 kg। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। ये वर्ड तुम लोग को पहले मिला होगा, मतलब पहला बार मिला होगा। 1 slug, SLUG, slug इक्वल टू 14.57 kg। नाउ लेट अस कम टू दिस वन, ये शायद तुम लोग पहला बार सुन रहे हो, CSL होता है चंद्रशेखर लिमिट। 1 CSL मीन्स 1 चंद्रशेखर लिमिट। और इसका ये क्या है मालूम है, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास। Largest practical unit for measuring mass. What is the value of 1 CSL? It is 1.4 times of the mass of sun. सन का मास जितना है उसका 1.4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 चंद्रशेखर लिमिट का वैल्यू आता है। ओके, सो आई होप मैंने यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये पूरे अच्छे से याद कर लेना। यूनिट डायमेंशन काफी क्लियर हो गया है, मैंने एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन भी समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अभी हम लोग और डायमेंशन और वी विल मूव ऑन टू वेक्टर्स। फिर एज आई टोल्ड यू, ये सब पूरा अच्छे से अपना सीख के ब्रश अप करके रखना, क्योंकि इसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे। ओके, थैंक यू।